हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आज आप जहां आराम से खड़े हैं वह जमीन करोड़ों साल पहले लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पर उबल रही थी। आज हम ध्रुवों से लेकर सहारा रेगिस्तान पर तापमान की बात करें तो -60 डिग्री सेल्सियस से 58 डिग्री सेल्सियस तापमान कैसे अनुकूल हुआ। अर्थ पोल पर सर्दियों के समय तापमान देखें तो नॉर्थ पोल पर -40 डिग्री सेल्सियस, साउथ पोल पर -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कैसे उबलते लावा से आज की क्लाइमेट जैसी धरती का निर्माण हुआ और हमारे जीवित रहने के लिए एनवायरनमेंट का विकास कैसे हुआ। आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस सुंदर सी धरती के निर्माण में क्या परिवर्तन आए। अर्थ को अब जैसा बनने के लिए बहुत बदलाव आए। पिछली वीडियो में हमने थिया ग्रह की टक्कर के बारे में पढ़ा था। जब थिया ग्रह पृथ्वी से आकर टक्कर करता है तो अर्थ का कुछ झुकाव हो जाता है। वह झुकाव 23.5 डिग्री है। यह झुकाव हमारे पृथ्वी के क्लाइमेट की चेंजेस के लिए बहुत जरूरी था। अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो जब वो रोटेट करती है तो उसके चारों ओर गैसों का आवरण बन जाता है और एक वातावरण का निर्माण हो जाता है, हमारे एनवायरनमेंट का निर्माण। 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारी धरती एक आग बबूला तारे की तरह, इसका हैवी मेटल पृथ्वी के सेंटर में आकर इकट्ठा हो गया और जो पृथ्वी की हल्की गैसें थी जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो पृथ्वी की सतह पर आ गई और वातावरण का निर्माण करने लगी। और जो फ्री एटम थे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में स्टार्ट में बताया था मटेरियल का निर्माण कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु बनाते हैं, परमाणु से अणु। तो परमाणु जब बना, एक तत्व बना, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये CO2 गैस का निर्माण कर लिया। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये पानी का निर्माण कर लिया। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसने अमोनिया का निर्माण किया। कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसने मीथेन गैस का निर्माण किया। इस तरह और तत्वों का निर्माण होते गया, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, एमिनो एसिड है, ऐसे कंपाउंड्स का निर्माण होता चला गया और हमारे पृथ्वी का वातावरण। अब हमारी धरती ऐसे तैयार हो गई थी जिसे आप वीडियो में पीछे देख पा रहे हो। पृथ्वी के चारों ओर गैस के बादल, धुंध और लगातार एस्टेरॉयड की बारिश हो रही थी। जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता गया, एस्टेरॉयड की बरसात कम होती गई, टेम्परेचर अनुकूल हुआ और धरती एक संतुलन अवस्था में आ रही थी। इन एस्टेरॉयड में अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो मिनरल्स है, कोई मेटल्स है, वाटर थोड़ा बहुत है। ये एस्टेरॉयड लगातार धरती पर सतह का निर्माण कर रहे थे, हमारे लिए रहने के लिए जगह बना रहे थे। हम सौर मंडल में अब और ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सौर मंडल में सन। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जिससे हमारे को एनर्जी मिलती है। ये हमारे सौर मंडल का तारा है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह मर्क्यूरी है, जो सूर्य के सबसे निकटतम है। सूर्य के पास हमारे सौर मंडल में दूसरा प्लेनेट वीनस है। वीनस हमारे अर्थ का नियर बाई प्लेनेट है। इस ग्रह की एक और रोचक बात है, इसका कोई भी मून नहीं है और इसे इवनिंग स्टार व मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में वेस्ट दिशा में दिखाई देता है। हमारे सौर मंडल का नेक्स्ट प्लेनेट है अर्थ। अर्थ एक ऐसा यूनिक प्लेनेट है जिस पर लाइफ संभव है और यही तो हमारा टारगेट है कि लाइफ ओरिजिन कैसे हुई। और इसका एकमात्र यूनिक नेचुरली प्लेनेट है मून। हमारे सौर मंडल का नेक्स्ट प्लेनेट है मार्स। मार्स अर्थ की कक्षा के बाहर फर्स्ट प्लेनेट है। यह रेड दिखाई देता है, इसलिए इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। इसके 2 नेचुरली सैटेलाइट है। हमारे सौर मंडल का नेक्स्ट प्लेनेट जुपिटर है। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
ये सबसे तीव्र गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे पृथ्वी जैसी 1300 गेंद आसानी से समा सकती हैं। नेक्स्ट प्लेनेट है सैटर्न। सैटर्न हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता और इसका एक रोचक तथ्य है कि इसके चारों ओर एक वलय पाई जाती है जो इस प्लेनेट को बहुत खूबसूरत बनाती है। इस प्लेनेट की डेंसिटी बहुत कम है। अगर हम इसको जल के ऊपर रखें तो ये जल के ऊपर तैरने लग जाएगा। ये इसकी बहुत खास बात है। हमने अब तक जितने भी ग्रहों के बारे में बात की है वे सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन वीनस है वह भी वेस्ट टू ईस्ट न होकर ईस्ट टू वेस्ट यानी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। नेक्स्ट प्लेनेट है यूरेनस। ये हमारे सौर मंडल के एक्सटर्नल प्लेनेट है जिन्हें एक्सोप्लेनेट कहा जाता है। यह वेस्ट टू ईस्ट न होकर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। नेक्स्ट प्लेनेट है नेपच्यून। नेपच्यून भी हमारे सौर मंडल के एक्सटर्नल पार्ट पर स्थित है, इसलिए इसको एक्सोप्लेनेट कहा जाता है। अब तक हमने ग्रहों के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियां ले ली है। अब हम हमारे टारगेट की ओर बढ़ते हैं। अब धरती का इस तरह कुछ बनने के बाद जैसे आपने कोयला देखा होगा, कोयले के ऊपर राख की लेयर सी आ जाती है, ऐश की लेयर आ जाती है। ये लेयर ही कुछ एनवायरनमेंट की तरह दिखती है। तो ऐसा पृथ्वी का एनवायरनमेंट तैयार हो गया था। अब सूर्य से जब टेम्परेचर की बात करें, किरणें नेपच्यून ग्रह वहाँ तक दूर है, पृथ्वी थोड़ा पास है। तो पृथ्वी के पास क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो और जैसे बुध और भी पास है तो इस पर और हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर वाटर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, वाटर वेपर फेज बनकर उड़ जाएगा और जो अर्थ है वहाँ पर लिक्विड फेज रहेगी। और जैसे नेपच्यून ग्रह प्लेनेट है हमारे, वहाँ पर वाटर क्या होगा, ठंडा होगा। तो इस तरह ये एक सर्वाइवल कंडीशन है। तो सूर्य से कुछ इस दूरी पर कुछ प्लेनेट रहते हैं, इनको हम हैबिटेबल जोन बोलते हैं। हैबिटेबल जोन मतलब जहाँ पर जीव पनप सके। अगर वाटर सूर्य के पास जो ग्रह है उस पर है तो वो वेपर फेज में रहेगा, पृथ्वी पर एकदम नॉर्मल टेम्परेचर तो लिक्विड फेज में रहेगा। नेपच्यून के पास है तो वहाँ अगर वाटर है तो वो आइस फॉर्म में रहेगा। धीरे धीरे पृथ्वी भी ठंडी हो रही थी और जीव के पनपने के लिए भी वातावरण तैयार हो रहा था। हैबिटेबल जोन बनने के लिए टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। हैबिटेबल जोन में हमने देखा था एडेप्टिव टेम्परेचर होता है, मतलब अनुकूलित तापमान। जीव के लिए रूम टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री सेल्सियस, वाटर लिक्विड फेज में होता है। ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है और जीवन के लिए सांस लेने के लिए जो पर्याप्त ऑक्सीजन है वो हमें उपलब्ध हो सकती है। इस जोन में धरती का विकास भी कुछ इस तरह से हुआ। पीछे हमने पानी बना लिया था, अब ये पानी बादलों के रूप में इकट्ठा होकर धरती पर बरस रहा था और ये हमारे लिए एक वरदान था क्योंकि धरती पर पानी आया और धरती चारों ओर से पानी से घिर चुकी थी। यहाँ पर हम प्लाज्मा अवस्था के बारे में देख सकते हैं। ये जो बिजलियां चमक रही हैं एक आयनों के कारण हो रहा है। यहाँ पर एक प्लाज्मा अवस्था क्रिएट हो रही है। अब हमारी अर्थ पूरी चारों ओर से बारिश होने के बाद पानी से ढक चुकी थी। अब रहने लायक कोई भी जगह नहीं थी। अब इसको रहने लायक बनाने के लिए इसमें धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। हमारी अर्थ में दिल तो बन चुका है, अब इसकी धड़कन आना बाकी है। ये दिल है हमारा पानी। जीव का निर्माण होता कैसे है ये एक बार हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में कंपाउंड के बाद लिविंग व नॉन लिविंग की कड़ियाँ स्टार्ट की थी। यहाँ पर लिविंग कंपाउंड से लिविंग कैसे बना, पहले समुद्र के अंदर प्रोटोप्लाज्म बनेगा, फिर उससे हमारे शरीर की कोशिका बनेगी, फिर उसके बाद टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू हमारे पूरे शरीर का निर्माण करता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, पानी कंपाउंड है, लिविंग हमारी बॉडी है, प्रोटोप्लाज्म कुछ दरवे हैं और सेल हमारी कोशिका है। सेल को हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि यहीं से लाइफ की जनरेट होगी। फिर यहाँ से टिश्यू बना, टिश्यू ये जो हमने दिखा रखा है ये सांस नली में पाया जाता है। फिर यहाँ से हम अगर आगे बात करें कंपाउंड की नॉन लिविंग की कड़ी की, तो नॉन लिविंग में अगर कोई मिक्सचर है चीज़ें मिक्सचर बना सकती है, भाई नॉन लिविंग है तो कुछ सॉल्यूशन बना सकती हैं, बस ऐसा कुछ हो सकता है अगर नॉन लिविंग की अगर हम बात करें।
अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस समुंदर के अंदर प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का निर्माण कैसे हुआ, फिर जीव द्रव्य से ऑर्गेनिज्म पैदा कैसे हुआ। तब तक के लिए बाय बाय।